जय हिंद 12th क्लास। चलिए ईथर में आगे बढ़ते हैं अपन। आज देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है HI या HBr के साथ अभिक्रिया। HI या HBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे अपन ईथर की के साथ अभिक्रिया, ठीक है। या यही कहलाती है एल्किल समूह की परीक्षण विधि। एल्किल समूह की परीक्षण विधि मतलब एल्किल समूह का परीक्षण किया जाता है इसमें, परीक्षण विधि। या यही कहलाती है जीसल की परीक्षण विधि। वैज्ञानिक जीसल ने बताया था, इसीलिए उनकी है जीसल की परीक्षण विधि, ठीक है। 3 नाम से इसे जाना जाता है, HI या HBr के साथ अभिक्रिया, एल्किल समूह की परीक्षण विधि या जीसल की परीक्षण विधि। चलिए देखिए क्या बताया जीसल ने। हमारे पास 2 प्रकार के ईथर हैं, एक सममित है और एक असममित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सममित ईथर की। सममित ईथर, उसकी सममित ईथर में दोनों एल्किल समूह के मान एक समान होते हैं। एक R की जगह लिखा C2H5O, ऐसा ही दूसरे R की जगह भी C2H5 लेना पड़ेगा क्योंकि सममित ईथर है। नाम है डायएथिल ईथर। डायएथिल ईथर। अगर इसकी अभिक्रिया HI के साथ कराएं या HBr के साथ कराएं, किसी के साथ कराएं, तो यहां पर कोई सा भी एल्किल समूह इन दोनों में से, क्योंकि दोनों बराबर हैं, कोई सा भी एल्किल समूह हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा, यानी C2H5I आयोडाइड का निर्माण कर लेगा, बन गया आयोडाइड। और दूसरा एल्किल समूह हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा और एल्कोहल बनाएगा। देखो C2H5OH, यही बचा हुआ है, ये निकल गया C2H5I, ये रहा, क्या बचा C2H5OH, ये लिख दिया C2H5OH। यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि दोनों एल्किल समूह के मान एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बना हमारा एथिल आयोडाइड। क्या बना? एथिल आयोडाइड। और ये बना हमारा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल नाम है इसका, ठीक है। तो सममित ईथर की अभिक्रिया HI या HBr के साथ कराने पर हमें आयोडाइड और एल्कोहल प्राप्त होते हैं, या हैलाइड और एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं असममित ईथर की। असममित ईथर लिख लेना, असममित ईथर, ठीक है। असममित ईथर में दोनों R के मान अलग अलग होते हैं। एक R की जगह रख रहे हैं CH3O, ऐसा ही दूसरे R की जगह C2H5 रखा। इसकी अभिक्रिया HI के साथ कराएं या HBr के साथ कराएं, नाम होगा मेथिल एथिल ईथर। नाम क्या होता है? मेथिल एथिल ईथर। तो हमेशा जीसल ने बताया, तो हमेशा छोटा एल्किल समूह हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा, यानी हैलोजन परमाणु I है, यहां पर जुड़ेगा तो CH3I के साथ जुड़ेगा तो बनेगा CH3I, यानी आयोडाइड का निर्माण कर लेगा या हैलाइड का निर्माण कर लेगा। और बड़ा एल्किल समूह हमेशा एल्कोहल का निर्माण करेगा, यानी C2H5 जो है ये OH एल्कोहल बना लेगा, C2H5OH। नाम क्या है इसका? मेथिल आयोडाइड। और इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल, यही है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा होता क्या है, एल्किल समूह का परीक्षण किया जाता है, मतलब कौन सा एल्किल समूह ईथर के अंदर छोटा है और कौन सा बड़ा है, इसीलिए इसे कहते हैं एल्किल समूह की परीक्षण विधि। जीसल ने बताई थी इसलिए उनके नाम पर है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे इसके आंसर में, सबसे पहले सममित ईथर, और लिखेंगे कि सममित ईथर की अभिक्रिया HI या HBr के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड और एल्किल एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी I के साथ कराओगे HI के साथ तो एल्किल आयोडाइड मिल रहा है, अगर BR HBr के साथ कराओगे तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। ऐसे ही R का मान बदल सकते हो, डाई एथिल ईथर की जगह डाई मेथिल ईथर भी तो ले सकते हैं अपन। तो जैसा ईथर लोगे वैसे ही यहाँ पर प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसा R का मान यहाँ पर रखोगे वैसा ही R के मान उधर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अपन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सममित ईथर और उसमें लिखेंगे कि सममित ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराने पर
एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसा लिख लो, चलो ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे असम्मित ईथर, इसमें लिखेंगे जबकि असम्मित ईथर की अभिक्रिया एचआई के साथ कराने पर सदैव छोटा एल्किल समूह हैलोजन परमाणु के साथ जुड़कर आयोडाइड का निर्माण करता है और बड़ा एल्किल समूह हमेशा एल्कोहल का निर्माण करता है। चूंकि इस विधि के द्वारा एल्किल समूह का परीक्षण किया जाता है, यही कारण है कि इसे जीसल की परीक्षण विधि कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हेडिंग डालेंगे सम्मित ईथर और उसमें लिखेंगे सम्मित ईथर की अभिक्रिया एचआई के साथ कराने पर एल्किल आयोडाइड और एल्किल एल्कोहल प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। नीचे ये अभिक्रिया नोट कर लेंगे सम्मित ईथर वाली। ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे असम्मित ईथर, उसमें लिखेंगे कि असम्मित ईथर की अभिक्रिया एचआई के साथ कराने पर हमेशा छोटा एल्किल समूह हैलोजन परमाणु के साथ जुड़कर एल्किल आयोडाइड और बड़ा एल्किल समूह एल्किल एल्कोहल का निर्माण करता है, फुल स्टॉप। और ये नोट कर लेंगे। फिर नीचे लिखेंगे चूंकि इस अभिक्रिया के द्वारा या इस विधि के द्वारा एल्किल समूह का परीक्षण किया जाता है, यही कारण है कि इसे एल्किल समूह की परीक्षण विधि कहा जाता है, फुल स्टॉप। तो ये हो गई हमारी जीसल की परीक्षण विधि या एल्किल समूह की परीक्षण विधि। ठीक है, चलिए अब आगे सुनिए, अगला आगे सुन लीजिए। अगला रासायनिक गुण जो भी हो, अब है एचआई की अधिकता के साथ अभिक्रिया। एचआई की अधिकता के साथ अभिक्रिया मतलब अधिक मात्रा में अपन एचआई हाइड्रो आयोडिक अम्ल लेने वाले, आईएमपी रिएक्शन है, पूछी जा चुकी है ये एचआई की अधिकता के साथ अभिक्रिया। चलिए ये लिया डाईएथिल ईथर, इसकी अभिक्रिया एचआई के साथ करानी है, लेकिन एचआई लेना अधिक मात्रा में, तो दुगनी मात्रा में लिया है अपन ने। तो होता क्या है, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 आयोडीन, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेते हैं और H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। गया H2O बाहर, क्या बचा देखिए C2H5 बचा, यहाँ पर भी C2H5 बचा और 2 I बचे। तो क्या होगा, यहां से एक C2H5 एक I को अपने साथ जोड़ देगा, यानी बनाएगा C2H5I। इसने एक, अभी भी एक I बचा और यहाँ पर क्या बचा C2H5, तो फिर से एक C2H5 बचे हुए I को अपने साथ जोड़ेगा, फिर से क्या बना लेगा C2H5I, यानी इसके टोटल कितने अणु, 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। 2 एथिल समूह बचे थे, 2 आयोडीन मिल गया। नाम क्या है इसका, C2H5 का नाम है एथिल और I है आयोडाइड, तो क्या बन गया एथिल आयोडाइड। ठीक है, दुगनी मात्रा में। तो जब एचआई की अधिकता के साथ कराएंगे तो अपन इसमें लिखेंगे कि ईथर की अभिक्रिया एचआई की अधिकता के साथ कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। बात आ गई समझ में, क्योंकि यहाँ पर डाईएथिल ईथर की जगह डाईमेथिल ईथर भी तो ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो जैसा ईथर लोगे वैसे ही आयोडाइड यहाँ पर मिल जाएंगे, जल बाहर निकल जाएगा। चलिए, तो ये हो गई एचआई की अधिकता के साथ अभिक्रिया। अब एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं जो पूछा जाता है, कहता है ईथर की प्रयोगशाला विधि। हेडिंग है ईथर की या ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ईथर बनाने की कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, या कहते हैं डाईएथिल ईथर बनाने की, कौन सा, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्योंकि मैंने आपको बताया है डाईएथिल ईथर यही हमारा सबसे प्रचलित ईथर है। अथवा क्वेश्चन कहता है कि विलियमसन की सतत ईथरीकृत विधि। विलियमसन की कौन सी विधि, सतत ईथरीकृत विधि। ये क्यों बोला है वो बाद में बताऊंगा। ईथरीकृत विधि विलियमसन ने बताया था इस विधि के द्वारा, इसलिए उनका नाम पर है। ठीक है, तो ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, अथवा में डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, अथवा में विलियमसन की सतत ईथरीकृत विधि। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का। चलिए देखिए, तो प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर 2 पदों में प्राप्त होता है। पहले पद में होता क्या है, एथिल एल्कोहल, सूत्र C2H5OH, नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। पहले पद में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है
सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। पहले पद में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ। मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूं, 2 हाइड्रोजन में से एक पहले और बचा एक HSO4 ऐसा का ऐसा ही। तो जैसे ही एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहां से H2O बन जाएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बन गया, ये H2O बन गया पहले पद में H2O। और क्या बचा वो लिख दो, ये जगह खाली बचा क्या? HSO4, तो यहीं पर आके जुड़ जाएगा, यानी मिलेगा क्या? C2H5HSO4, ये लिख दिया C2H5HSO4। नाम क्या हो जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नाम क्या हुआ? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले पद में क्या होता है? एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है पहले पद में। अभी डायएथिल ईथर नहीं बना। दूसरे पद में क्या होता है? ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला है C2H5HSO4, नाम है इसका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो मिला था पहले पद में अपने को, ये वाला, इसकी अभिक्रिया करा दी जाती है फिर से एथिल एल्कोहल के साथ। किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ। किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो देखो यहां से क्या होगा, ये जो HSO4 है ये क्या करता है? इस एक H को अपने साथ जोड़ लेता है। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? H2SO4। H2SO4 बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, बन गया। देखिए HSO4 था, इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, एक और एक कितने हो जाएंगे? 2। H2SO4 गया बाहर। क्या बचा वो लिख दो, क्या बचा? C2H5O C2H5, यही बचा C2H5O C2H5, ये लिख दिया C2H5O C2H5। क्या नाम है इसका? डाई एथिल ईथर। क्या नाम है? डाई एथिल ईथर। बन गया कि नहीं बन गया? यही तो बनाना था, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि या डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए तो फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे, जो दिख रहा है वो ही लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण। हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक समीकरण, और दोनों नोट कर लेंगे। रासायनिक समीकरण दोनों नोट कर लेंगे। उसके नीचे लिखेंगे जो कुछ लिखेंगे कि प्रयोगशाला में डायएथिल ईथर 2 पदों में प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में डायएथिल ईथर 2 पदों में प्राप्त किया जाता है। प्रथम पद में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरे पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने पर डायएथिल ईथर और H2SO4 प्राप्त होता है। मिल गया। अब आगे सुनो विलियमसन्स की कहानी क्या है इसमें। विलियमसन्स की सतत ईथरीकृत विधि क्यों कहते हैं? चूंकि इस अभिक्रिया में H2SO4 पुनः प्राप्त होता है। देखो पहले मिलाया था वही मिल गया, इसीलिए इस अभिक्रिया को विलियमसन्स की सतत ईथरीकृत विधि कहा जाता है। फिर से सुन लो क्या लिखेंगे। चूंकि इस अभिक्रिया में H2SO4 पुनः प्राप्त होता है, यही कारण है कि इसे विलियमसन्स की सतत ईथरीकृत विधि कहा जाता है। वास्तव में यह अभिक्रिया सतत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रथम पद में प्राप्त जल द्वितीय पद में प्राप्त H2SO4 को तनु कर देता है और इसकी कुछ मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाती है, बदल जाती है। देखो मिलाया था सांद्र मिला रहे थे, लेकिन मिल रहा है तनु, और इसकी कुछ मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड में भी बदल गई, अपचयित हो गई। इसलिए इस अभिक्रिया को विलियमसन्स की सतत ईथरीकृत विधि नहीं माना जाता है। ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या है। लिखेंगे कि प्रयोगशाला में डायएथिल ईथर 2 पदों में प्राप्त होता है। प्रथम पद में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है। द्वितीय पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने पर डायएथिल ईथर और H2SO4 प्राप्त हो जाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में H2SO4 पुनः प्राप्त होता है, यही कारण है कि इसे विलियमसन्स
विच्छेदन संचयी सतत ईथरीकृत विधि कहा जाता है। वास्तव में यह अभिक्रिया सतत नहीं होती है, क्योंकि प्रथम पद में प्राप्त जल द्वितीय पद में प्राप्त H2SO4 को तनु कर देता है और इसकी कुछ मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाती है। फुल स्टॉप। तो ये हो गई ईथर बनाने की कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। ठीक है, चित्र रह गए, आप चित्र देख लो, चित्र देख लो, चित्र बनाना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, तो चित्र बनाएंगे यहाँ पर जल्दी से। देखिए चित्र कैसा बनता है। एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, गोलपेंदी वाला, ये ऐसा, ठीक है। ऊपर भी एक फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क, इसके अंदर कौन भरा हुआ है? एथिल एल्कोहल। कौन भरा हुआ है? एथिल एल्कोहल। सूत्र लिख दें, एथिल एल्कोहल C2H5OH सिंगल बॉन्ड के साथ, प्लस सांद्र H2SO4। कौन? सांद्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा गया है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां से निकासी करेंगे, बाहर निकलेगी जो भी चीज है, ईथर बनेगा इधर जाकर, ईथर बाहर निकलेगा। नीचे ये जाली, ये क्या है हमारी? जाली। जाली बना दिए, जाली के ऊपर ही रखा हुआ है ये पूरी चीज। किसके ऊपर रखी है? जाली के ऊपर। ठीक है, गरम करेंगे अभी इसको। ये हमारा स्टैंड है, ये स्टैंड है जो इसको पकड़ के रखेगा, यहाँ पर रोक कर रखेगा ऐसे। ये हमारा स्टैंड हो गया। कौन हो गया? स्टैंड। नीचे यहाँ बर्नर की सहायता से गरम करेंगे। किसकी सहायता से? बर्नर की सहायता से। किसकी सहायता से? बर्नर। दिखाई दे रहा है? थोड़ा और नीचे कर दे। हाँ ठीक है, ये रहा स्टैंड इस बर्नर पे, इस पे स्टैंड पर रखा हुआ है बर्नर। नीचे ये भी स्टैंड है हमारा, ये स्टैंड पर खड़ा हुआ है। ठीक, चलिए तो ऊपर इसमें भी भरा रहता है कौन? एथिल एल्कोहल C2H5OH। अभी बताता हूँ, यहाँ संघनित्र है। संघनित्र का मतलब है ईथर बन रहा है इसके अंदर गैस अवस्था में, और संघनित्र क्या कर देगा? उसको अवस्था परिवर्तित कर देगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देगा उसको। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित कर देगा। और वो ईथर यहाँ पर अपन एक फ्लास्क के अंदर उसे इकट्ठा करने वाले हैं। ये पात्र हमारे पास एक, और चूंकि वो गर्म रहेगा तो गर्म को ठंडा रखने के लिए इस पात्र में भर दी जाएगी बर्फ। क्या भर दी जाएगी? बर्फ। ये भर दी, ये क्या है? बर्फ। और इसके अंदर हमें द्रव अवस्था में कौन प्राप्त हो जाएगा? डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसका ही बना देंगे स्टैंड। इसका भी क्या बना देंगे? स्टैंड। ये देखिए, ये ठीक है, ये देखिए इस तरीके का चित्र होता है। आप लोगों को ऐसा ही से बना लेना है। बात आ रही समझ में? तो ये एक कोलपेंदी का फ्लास्क था, इसमें एथिल एल्कोहल सांद्र H2SO4 पहले पद में यही लिया था। गर्म करेंगे 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, इसके अंदर जल बन जाएगा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा। दूसरे पद में फिर ऊपर से मिला देंगे एथिल एल्कोहल, दूसरे पद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ करा रहे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ईथर बनेगा। वो बनेगा गैस अवस्था में, संघनित्र उसे बदल देगा द्रव अवस्था में। ये क्या है हमारा? संघनित्र। वो किसमें बदल देगा? द्रव अवस्था में। वहां इकट्ठा कर लेंगे बर्फ के, थोड़ा ठंडा करने के लिए। तो ये हो गई। ठीक है, अब है इसका शोधन, ईथर का शोधन। जो ईथर प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें H2SO4 भी तो मिला हुआ है। तो H2SO4 हेडिंग डालेंगे शोधन, नीचे हेडिंग डालेंगे शोधन, उसमें लिखेंगे कि प्रयोगशाला से प्राप्त डायएथिल ईथर में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिश्रित करके सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियां दूर कर ली जाती हैं। तत्पश्चात
उसमें 50% कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिश्रित करके 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बिल्कुल शुद्ध ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। फुल स्टॉप। फिर से सुन लो क्या लिखेंगे शोधन में कि प्रयोगशाला से प्राप्त डायएथिल ईथर में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिश्रित करके H2SO4 की अशुद्धियां दूर कर ली जाती हैं। तत्पश्चात उसमें 50% CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित करके 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बिल्कुल शुद्ध ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गई ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब आगे सुन लो ईथर के उपयोग। तो पहला, ईथर का उपयोग किया जाता है विलायक के रूप में। ईथर गोंद, वसा, रेजिन इन सबको घोल देता है अपने अंदर। जो चीजें पानी में नहीं घुलती इसमें घुल जाती हैं, तो बहुत अच्छा विलायक होता है। तो ईथर का उपयोग गोंद, तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। पहला उपयोग। दूसरा, ईथर में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ मिश्रित करके इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तीसरा, ईथर और एल्कोहल के मिश्रण को व्यापारिक रूप से नेटेलाइट कहा जाता है। मतलब ईथर में एल्कोहल मिला लें, उनका जो मिश्रण बनेगा उसे व्यापारिक रूप से बेचने के हिसाब से नेटेलाइट कहा जाता है, जिसका उपयोग पेट्रोल के रूप में किया जाता है। चौथा, ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, बेहोश करने वाली चीज। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ईथर टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया। चलिए यहीं पर खत्म करते हैं। आपका काम है अच्छी तरीके से याद करना, रासायनिक अभिक्रियाओं को बार बार करके देखना। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी तरीके से याद होंगे। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पर। जय हिंद।